कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भागों को सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भागों का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। गोपी अपने घर पर ताईजी ताऊजी को देखकर खुश हो जाती है और दोनों के पैर छूकर गले लग जाती है। ताऊजी, आप यहाँ अचानक कैसे? आप तो कानपुर में थे ना? हाँ, मैं कानपुर में था, पर आज अपनी बिटिया से मिलने का मन किया तो दौड़ा चला आया। ताऊजी, मुझे आप इतना प्यार करते हो जो अपना काम छोड़कर मुझे मिलने आ गए। इसमें कोई शक है क्या? कोई शक नहीं मेरे ताऊजी, मुझे सच्चा प्यार करते हैं। रमाकांत जी गोपी के सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, गोपी ये मेरे सर है, पैर छुओ। ओहो, मैं तो आपसे मिलने की खुशी में ध्यान ही नहीं दिया। सर, आई एम सॉरी कहकर रघुनाथ जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। कोई बात नहीं बेटा, कहते हुए गोपी को देखते रह जाती है। गोपी की सुंदरता, शालीनता और सादगी देखकर बहुत खुश हो जाती है और मन ही मन में कहती है, मेरे वीरेन की पसंद बहुत अच्छी है। गोपी से प्रेम करके नालायक ने जिंदगी में एक तो अच्छा काम किया। सर, आप कहाँ खो गए? बस यूं ही कुछ सोचने लग गया था। रघुनाथ जी गोपी से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछते हैं। गोपी अपनी पढ़ाई के बारे में सब कुछ बताती है। गोपी फिर अंदर अपने रूम में चली जाती है। कुछ देर में फ्रेश होकर बाहर सबके साथ आकर बैठ जाती है। गोपी, आगे क्या करना चाहती हो? सर, मैं आगे बहुत बड़ी डॉक्टर बनना चाहती हूँ और देश की सेवा करना चाहती हूँ। जो लोग गरीब होते हुए भी पैसों के अभाव में अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं और अपनों को खो देते हैं, ऐसे लोगों का मैं मुफ्त में इलाज करना चाहती हूँ। ये सब इतना आसान तो नहीं है, पर कोशिश जरूर करूँगी। बिटिया, बहुत ही नेक ख्याल है, तुम एक दिन जरूर कामयाब होगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जी सर, बड़ों का आशीर्वाद अगर साथ होना तो सब संभव हो जाता है। गोपी, हम लोगों का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ रहेगा। और बिटिया, मुझे ना तुम सर मत कहो, अपने पापा को बाऊजी कहती हो ना, तो मुझे भी आज से बाऊजी कहना, मुझे अच्छा लगेगा। जी ठीक है। बाऊजी, आप हमारे यहाँ किसी काम से आए थे? आज तक तो आपको यहाँ हमने कभी नहीं देखा, सिर्फ ताऊजी के मुंह से आपकी तारीफ ही सुनी है। हाँ, काम से तो आया हूँ। अच्छा, क्या काम है? तुझे अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। तेरे बाऊजी और तेरे ताऊजी से वीरेन के लिए तेरा हाथ मांगने आया हूँ। क्या तुम्हें ये रिश्ता पसंद है? वीरेन तुमसे बहुत प्यार करता है और तुमसे शादी करना चाहता है। गोपी शादी वाली बात सुनकर चौंक कर खड़ी हो जाती है। ये आप क्या कह रही है? शादी? और मैं, वो भी उस वीरेन से? कभी नहीं। पहली बार तो मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी मुझे बहुत पढ़ना है, अपना करियर बनाना है, अभी मुझे ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है। फिर आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपके उस आवारा लड़के से शादी कर लूँगी? आपको पता नहीं है, शायद उसने मेरे साथ क्या किया था। मेरी जैसी कितनी लड़कियों के साथ वो ऐसी ही हरकत करता होगा। सर, पहले उसको एक अच्छा इंसान बनाइए, फिर कीजिए उसकी शादी। गोपी गुस्से में जैसे अंदर जाने लगती है। मनोहर जी और मीरा जी उसे डांटते हैं। गोपी, अपनों से बड़ों से ऐसे बात नहीं करते, पहले उनकी बात तो सुन ले। तुझे शादी नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह गुस्सा तो ना किया कर। रघुनाथ जी, मनोहर जी, गोपी जो भी कह रही है ठीक कह रही है। अगर उसकी जगह कोई भी हो तो ऐसे ही रिएक्ट करता, लेकिन गोपी, वीरेन ने मुझे सब कुछ बता दिया है, उसके लिए वो बहुत शर्मिंदा है। वीरेन अब सुधर गया है, मेरा विश्वास नहीं है तो अपने बाऊजी, अपने ताऊजी पर तो विश्वास करो। अगर वीरेन पहले जैसा होता तो क्या तेरी शादी वीरेन से होने देता? नहीं ना, वीरेन पहले जैसा होता तो मैं ही मना कर देता, और जो हरकत उसने की थी मैं खुद उससे उसकी करने की सजा भी देता। लेकिन अब वो बहुत बदल गया है, उसके बदलने के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। तुम्हें वो पागलों की तरह प्यार करता है,
लेकिन तुम्हारा सामना करने की उसमें हिम्मत नहीं है, इसीलिए वो यहाँ खुद आया नहीं। जो भी हो, मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। बिटिया, इस रिश्ते के लिए मान जाओ। माँ, बाबूजी, आप लोग ये कैसी बात कर रहे हो? आप लोगों को पता है ना, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। फिर क्यों मुझे शादी करने को बोल रहे हो? गोपी वहाँ से उठकर अंदर चली जाती है। मैं उसे मनाने की कोशिश करता हूँ। नहीं मनोहर जी, रहने दीजिए। मेरी वजह से गोपी आप लोगों से नाराज हो जाएगी। हमें बच्चों पर अपनी मर्जी ऐसे नहीं थोपनी चाहिए। आपकी बेटी बहुत समझदार है और होनहार भी है। उसे अपना करियर बनाने दीजिए। आगे चलकर आप लोगों का नाम रोशन करेगी। गोपी पर मुझे गर्व है। रही बात वीरेन की, तो धीरे धीरे उसे भूल जाएगा और कोई अच्छी लड़की देखकर हम उसकी शादी कर देंगे। सर जी, हमें माफ़ कर दीजिए। हमारी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई। मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई है। आप लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मुझे अपने काम से भी यहाँ आना था और इसी बहाने आप लोगों से मुलाकात हो गई। इसमें आप लोगों को दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं चलता हूँ, फिर कभी मौका मिला तो आप लोगों से मिलने आऊँगा। तब गोपी अंदर से बाहर आती है और रघुनाथ जी से माफ़ी मांगती है। बाबूजी, मैंने आपका दिल दुखाया है, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। आपको पता है ना, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। अरे गोपी, क्यों माफ़ी मांग रही हो? मुझे बुरा नहीं लगा, बल्कि मैं तो तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ। तेरे बहुत अच्छे विचार हैं, जो देश और समाज के बारे में इतना सोचती हैं। बेस्ट ऑफ लक बच्चे, अपने माता पिता का खूब नाम रोशन करना। रघुनाथ जी शोरूम के लिए निकल जाती हैं। उनके जाने के बाद मनोहर जी और मीरा जी गोपी को समझाते हैं। गोपी, वो लोग शादी के बाद तुझे पढ़ाने को तैयार हैं। जैसे तू रहना चाहेगी वैसे ही तुझे रखेंगे और तू यही रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करेगी। वो लोग तेरा हर सपना पूरा करने को तैयार हैं। बिटिया, इतना अच्छा रिश्ता किस्मत वालों को मिलता है। इतने बड़े आदमी खुद चलकर हम गरीबों के घर आए हैं। वो चाहे तो अपनी बराबरी की लड़की से अपने बेटे की शादी कर सकते थे। वीरेन को एक से एक लड़की मिल सकती है, पर वो तुझे पसंद करते हैं। बिटिया, ये हमारे लिए कितनी बड़ी बात है, तू खुद सोच कर देख ले। अब तू बड़ी हो गई है, तेरे पीछे तेरी 4 बहनें और हैं। हम भी धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं, इसीलिए पहले तेरी शादी करना जरूरी है। इस रिश्ते के लिए हाँ बोल दे बिटिया। माँ, बाबूजी, आप लोग मेरी चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगी। बस मुझे पढ़ने दीजिए और आगे से मेरे सामने ये शादी की बात मत कीजिए। मोहन जी और मीरा जी कुछ नहीं बोले और अपने काम पर लग जाते हैं। उधर रघुनाथ जी वीरेन को सारी बातें बताते हैं। गोपी अभी शादी नहीं करना चाहती है। यह बात सुनकर वीरेन मायूस हो जाता है। फिर थोड़ी देर में बोलता है, कोई बात नहीं पापा, आप दुखी मत होइए। वीरेन बेटा, मेरा दोस्त तुम्हारे जसवीर अंकल अपनी लड़की की शादी तुमसे करवाना चाहता है। अगर तुम कहो तो आगे बात बढ़ाऊं। नहीं पापा, अभी नहीं। शादी करने का मेरा अब मन ही नहीं है। कभी शादी का विचार आएगा तो आपको बता दूंगा, लेकिन अभी कुछ बात मत कीजिए। जैसी तुम्हारी इच्छा। रघुनाथ जी अगले दिन कानपुर चले जाते हैं। गीता जी और श्वेता रघुनाथ जी से पूछती है, क्या हुआ, रिश्ता पक्का कर आए? नहीं किया, गोपी ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया है। अब तुम खुश हो जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। गीता जी बिना बोले अंदर जाती हैं और बहुत ही खुश हो जाती है। श्वेता से कहती है, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमारा काम उस गोपी ने खुद ही कर दिया। हाँ मम्मी जी, सही कहा आपने, आज मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मन ही मन कहती है, लेकिन मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया उस लड़की ने। कुछ दिन बाद गोपी जल्दी जल्दी घर से कॉलेज के लिए जा रही थी। आज वो अकेली थी। उसकी सहेलियाँ पहले निकल गई थी, क्योंकि किसी काम की वजह से गोपी को घर पर ही देर हो गई थी। गोपी बस स्टैंड में
बस का इंतजार कर रही थी और बार बार आते जाते लोगों से टाइम पूछ रही थी और मन ही मन में कह रही थी मेरा आज का पेपर छूट जाएगा। इतनी देर हो गई, बस भी नहीं आ रही है। इतने में वीरेन किसी काम से उसी रास्ते से गुजर रहा था। गोपी को परेशान देखकर अपनी गाड़ी उसके पास ले जाता है और गाड़ी का दरवाजा खोलकर गोपी से गाड़ी में बैठने को बोलता है। गोपी उसे देखकर चौंक जाती है और धीरे से कहती है, जिसका मैं चेहरा भी नहीं देखना चाहती हूँ, वह किसी न किसी तरह मुझसे टकरा ही जाता है। सुबह सुबह इसका चेहरा देख लिया, आज तो पक्का मेरा दिन खराब होने वाला है। क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं। क्यों देर नहीं हो रही है? कॉलेज के लिए बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ, बस आती होगी। तुम्हारी मर्जी, लेकिन बस अभी आने वाली नहीं है, पीछे बहुत जाम लगा हुआ है। फिर भी मैं बस का इंतजार करूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। अब यहाँ से जाओ, ठीक है? मुझे क्या, एग्जाम तुम्हारा छूटेगा? इतना बोलकर वीरेन गाड़ी का दरवाजा बंद करने ही जा रहा था। इतने में, सुनो, वैसे तुम्हें कैसे पता मेरा आज एग्जाम है और मैं यहाँ से बस में कॉलेज जाती हूँ? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? मुझे तुम्हारा पीछा करने का कोई शौक नहीं है। मैं यहाँ किसी काम से आया था, तो मैं यहीं से गुजर रहा था, तुम्हें यहाँ देखा इसीलिए रुक गया। और रही बात मुझे तुम्हारे एग्जाम के बारे में कैसे पता, तो अभी तुम ही तो बोल रही थी मेरा एग्जाम है, लेट हो गई। ठीक है, जाओ जाओ यहाँ से। फिर गोपी पास खड़े आदमी से टाइम पूछती है। वो कहता है 10:30। सच में बस नहीं आएगी क्या? अगर ऐसा हुआ तो मैं समय पर कॉलेज कैसे पहुंचूंगी? अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है इस पागल के साथ जाने के सिवाय। लेकिन कहीं इसने मेरे साथ कुछ बुरा किया तो इसी उधेड़-बुन में लगी हुई थी। मन ही मन में कहती है, जो भी हो देखा जाएगा। अगर इसके हाथ मरना लिखा है तो यही सही, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। अपने भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ जाती है। वीरेन गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ाने वाला ही था, तब तक गोपी हाथ का इशारा कर गाड़ी रोकने को बोलती है। वीरेन गाड़ी रोककर गोपी के लिए दरवाजा खोलता है और गोपी उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। क्यों, तुम तो मेरे साथ जाने के लिए इनकार कर रही थी। अब क्या हुआ, मेरी मजबूरी है, चलो अब। वीरेन गाड़ी को तेजी से दौड़ाता है। धीरे से नहीं चला सकते क्या? मुझे डर लग रहा है। क्यों, कॉलेज जल्दी नहीं पहुंचना है? पहुंचना तो है, फिर चुपचाप मुंह बंद करके बैठी रहो, बहुत बकबक करती हो। गोपी चुप हो जाती है। आगे जाकर वीरेन गाड़ी को सुनसान रास्ते की तरफ मोड़ लेता है। गोपी चिल्लाकर बोली, तुम मुझे ये कहाँ ले जा रहे हो? मेरे कॉलेज का रास्ता ये नहीं है। वीरेन कुछ नहीं बोलता है, गाड़ी में म्यूजिक तेज बजाता है और गाड़ी को और तेज भगाता है। प्लीज वीरेन, मुझे यहीं उतार दो, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, कहते ही रह जाती है। लेकिन वीरेन उसकी बात सुनकर अनसुना करके आगे बढ़ता रहा। थोड़ा आगे जाकर सुनसान रास्ते पर गाड़ी रोकता है और गाड़ी से नीचे उतर जाता है। गोपी भी जल्दी उतरकर तेजी से दौड़ती है और वीरेन उसके पीछे से तेज तेज चलकर जाता है और कहता है, गोपी रुको। लेकिन गोपी बिना कुछ सुने दौड़ती जा रही है। कुछ दूर जाकर एक पेड़ की ओट में छिप जाती है और आंख बंद कर कहती है, हे भगवान, मुझे बचा ले, आज मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी इस वीरेन पर विश्वास करके। हे भोलेनाथ, मुझे बचा ले। गोपी को चलने की आवाज़ सुनाई नहीं देती है और उसे अजीब सा महसूस होता है, जैसे धीरे से आंख खोलकर देखती है। अपने आगे वीरेन को इस तरह देखकर एकदम सूख्ड रह जाती है। गोपी के सामने नीचे जमीन पर घुटने टेक कर वीरेन हाथ में गुलाब का फूल लेकर गोपी को प्रपोज करता है। गोपी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ, प्लीज़ मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो। क्या मुझे उस गलती की इतनी बड़ी सज़ा दोगी? अब तो मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। क्यों इतनी बेरुखी दिखा रही हो? गोपी वीरेन की हरकत पर सन्न थी।
उसको कुछ कहना नहीं आ रहा था। एकटक होकर वीरेन को देखे जा रही थी। कुछ तो बोलो यार, ऐसे बुत बनकर क्यों खड़ी हो? क्या बोलूं तुम्हारी इस हरकत से? मैं इतना डर गई कि मेरी बोलती ही बंद हो गई है। आज तुमने मुझे मार ही दिया था। डर से मेरी सांसें रुक रुक कर चल रही थी और तुम्हारी वजह से शायद मेरा पेपर छूट गया है। और रही बात तुमसे प्यार करने की, तो प्यार जबरदस्ती नहीं किया जाता है, वो तो खुद ब खुद हो जाता है। प्यार कोई एक्सेप्ट करने की चीज नहीं, प्यार तो एक खूबसूरत एहसास है। दो दिलों का बंधन है। एक दूसरे के मन में जज्बात होने चाहिए। वो एहसास, वो जज्बात मेरे दिल में तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे प्रति मेरे दिल में इनमें से कोई भी फीलिंग नहीं है। तो मैं कैसे कहूँ कि मुझे तुमसे प्यार है? तुम मुझे भूल जाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। किसी को भूलना आसान नहीं है और मैं उम्र भर तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम मुझे ना मिली तो जिंदगी भर देवदास बनकर जीऊंगा, समझ गई? गोपी, तुम्हें जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मरो या जियो, भाड़ में जाओ तुम, और मुझे अब जाने दो। गोपी सीधे जंगल की तरफ आगे बढ़ जाती हैं। वीरेन गोपी को जंगल की तरफ जाते देखकर भागकर उसके पीछे जाता है और उसे अपनी गोद में उठाता है। और गोपी गुस्से से उससे अलग होने की कोशिश करती है और कहती है, तुम बिल्कुल पागल हो गए हो, छोड़ो मुझे, मैं कह रही हूँ मुझे नीचे उतारो। हाँ, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूँ। गोपी को गाड़ी के पास ले जाता है और गोपी को गाड़ी के अंदर फेंकता है। खुद भी गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और गाड़ी को लॉक कर देता है और शीशे भी बंद कर देता है। थोड़ी देर शांत होकर बैठता है। ये क्या कर रही हो? तुमने गाड़ी बंद क्यों कर दी और ये शीशे बंद क्यों किए? मुझे बंद शीशों में घुटन होती है, खोलो जल्दी। चुप रहती हो या नहीं? कितना बोलती हो? अब ज्यादा बोली ना, इसी जंगल में छोड़ जाऊंगा और फिर लड़ती रहना जंगली जानवरों के साथ। फिर गाड़ी स्टार्ट कर तेजी से भगाकर ले जाता है। गोपी को उसके कॉलेज के बाहर छोड़कर बिना कुछ बोले ही चला जाता है। गोपी कुछ देर वहीं खड़ी होकर उसको जाते हुए देखती रही। गोपी की सारी दोस्त उसके पास आकर कहती है, हेलो मैडम, कहाँ खोई हुई हो? आज इतनी देर कैसे हो गई? अपने दोस्तों की आवाज़ सुनकर गोपी अपने ख्यालों से बाहर आती है और कहती है, तुम लोग यहाँ पेपर नहीं दे रहे हो क्या? तुझे यहाँ अकेली खड़ी देखा तो हम लोग यहाँ आ गए। पेपर में अभी कुछ समय बाकी है। गोपी खुश होकर बोलती है, हे भगवान, मैं समय पर यहाँ पहुँच गई। मैं तो सोच रही थी आज मेरा पेपर छूट गया है। चलो जल्दी क्लास में। अब उसकी सहेली कहती है, वैसे आज तू लेट कैसे हो गई? बस यूं ही यार। चलो अब अपने अपने एग्जाम हॉल में चली जाती है। रात में खाना खाने के बाद गोपी अपनी पढ़ाई करने बैठती है। फिर दिन में जो उसके साथ हुआ उसके बारे में सोचने लगती है और कहती है, वाकई वीरेन बदल गया है। मैं उस पर यूं ही शक कर रही थी। अगर पहले जैसा होता तो आज वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर उसने मुझे टाइम रहते कॉलेज भी छोड़ दिया। सच में वो बदल गया है। अब मुझे भी उस पर पूरा विश्वास हो गया है। इसी उधेड़-बुन में कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। कुछ महीनों बाद गोपी के कॉलेज की कुछ दिनों की छुट्टियां पड़ी हुई थी। रोज की तरह वो दोपहर में अपने बाबूजी के लिए खेत में खाना लेकर जाती है और अपने बाबूजी से कहती है, बाबूजी, मैं आज आपकी मदद करती हूँ, आप आराम कीजिए। नहीं बिटिया, तुम घर जाओ, पढ़ाई करो, ये काम तो मैं कर ही रहा हूँ। ठीक है बाबूजी, मैं थोड़ी देर में जाती हूँ, तब तक आप खाना खा लीजिए। कुछ देर बाद गोपी घर लौट आती है। घर पहुंचकर वो अपनी माँ से कहती है, माँ, रात के खाने में क्या बनेगा? मुझे बता दीजिए, मैं तैयार करके रख देती हूँ। फिर मुझे भी पढ़ना है और ट्यूशन पढ़ने वाले
बच्चे भी आने वाले होंगे। ये सब तो हो ही जाएगा, तुझे पता है। अभी वीरेन बाबा आ गए थे। कब? तेरे खेत में जाने के बाद। अभी 10 मिनट हुए उसको यहाँ से गए हुए हैं। अच्छा, क्यों आया था और क्या कह रहा था? गोपी, वो मुझसे माफ़ी मांग रहा था। कह रहा था, मैंने आप लोगों का दिल दुखाया है, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ, फिर लौटकर कभी नहीं आऊँगा। माँ, वो यहाँ से क्यों जा रहा है और उसका यहाँ का काम का क्या होगा? माँ, वो कह रहा था अब उसका यहाँ मन नहीं लगता, इसीलिए जा रहा है। बोल रहा था काम तो रमाकांत अंकल संभाल ही लेंगे। चलिए माँ, जो भी करे, हमें क्या लेना है। मीरा जी वहाँ से उठकर बाहर जाने के लिए जैसे खड़ी होती है, वो चक्कर खाकर गिर पड़ती है। माँ, आपको क्या हुआ है? कहते हुए माँ को उठाती है, लेकिन उसकी माँ बेहोश हो जाती है। सारे बच्चे माँ के पास जाकर रोने लगते हैं। गोपी सब कुछ संभालने की कोशिश करती है। राधा जल्दी से अपने बाबूजी को बुलाकर लाती है। फिर सब मिलकर मीरा जी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर मीरा जी का चेकअप करती है। गोपी, मनोहर जी और बाकी बच्चे बाहर इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर बोलती है, हमने उन्हें इंजेक्शन दिया है, कुछ देर में होश आ जाएगा, फिर आप लोग उन्हें घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, मेरी पत्नी को क्या हुआ है? आपको कुछ पता चला? अभी तो पता नहीं चला, कल तक उनकी रिपोर्ट आ जाएगी, तभी पता चलेगा उन्हें हुआ क्या है। नर्स आकर बताती है, मरीज को होश आ गया है। तब सब लोग अंदर मिलने जाते हैं। डॉक्टर कहती है, इन्हें आप अभी घर ले जा सकते हो। वो लोग मीरा जी को घर ले आती है। माँ, आपको अचानक क्या हो गया था? पता नहीं, मेरे सर में दर्द होने लगा था और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। फिर मुझे क्या हुआ तुमने देखा ही है। अगले दिन सुबह गोपी हॉस्पिटल जाती है और डॉक्टर से पूछती है, मैम, माँ की रिपोर्ट आ गई क्या? डॉक्टर सीरियस होकर कहती है, हाँ गोपी, रिपोर्ट तो आ गई है, लेकिन मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि उन्हें क्या हुआ है। मैम बताइए, मेरी माँ को क्या हुआ है? डॉक्टर कुछ देर चुप रहती है। मैम, मुझे बताए ना, ऐसे चुप मत रहिए, मेरा दिल बैठा जा रहा है। डॉक्टर सारी रिपोर्ट गोपी के सामने रख देती है। गोपी अपनी माँ की रिपोर्ट देखकर एकदम शॉक रह जाती है। डॉक्टर, माँ को कैंसर कब से है? बताइए डॉक्टर, क्या इसका कोई इलाज नहीं है? अगर इस बीमारी की शुरुआत होती है तो हम ठीक करने की कोशिश जरूर करते, लेकिन मामला ज़्यादा बिगड़ चुका है। अब हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मीरा जी इस बीमारी से बहुत दिनों से जूझ रही है। मैम, ऐसा मत कहिए, हम बड़े से बड़े हॉस्पिटल ले जाकर माँ का इलाज करेंगे। आप बताइए, हमें क्या करना होगा? गोपी, अब कुछ नहीं हो सकता, कोई डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सकता। अब उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का वक्त है, वो भी दवाइयों के सहारे इतना जी सकती है। डॉक्टर, ये आप क्या कह रही हैं? हाँ गोपी, यही सच है। तुम्हें इस सच्चाई को मानना होगा और अपनी माँ को खुश रखना होगा। उनके साथ टेंशन वाली कोई भी बात मत करना। जिस चीज़ से उन्हें खुशी मिलती है वो करना। उनकी जो भी दिली तमन्ना है वो पूरी करने की कोशिश करना है। गोपी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हिम्मत रखो तुम, इस तरह हिम्मत हार जाओगी तो बाकी लोगों का क्या होगा? उन सबको तुम्ही को तो संभालना है। गोपी बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। घर पहुंचकर माँ के सीने से लगकर सिसक सिसक कर रोने लगती है। उसको ऐसे रोते देखकर घर के सभी लोग डर जाते हैं। मीरा जी गोपी के सर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, क्या हुआ लाडो, तू ऐसे क्यों रो रही है? मेरी रिपोर्ट कैसी है? डॉक्टर ने क्या बताया? कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है। तब गोपी को याद आया वो माँ के पास है। खुद को संभालते हुए झट से बोलती है, कुछ नहीं माँ, आपकी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है। फिर क्यों ऐसे रो रही है?
कुछ नहीं माँ, आपको कल बेहोश होते देखकर मैं बहुत डर गई थी। अगर आपको कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? आपके बिना हम सब कैसे जीते? अब आप ठीक हो तो खुशी से रोना आ गया। चल पगली, मैं ऐसे ही तुम लोगों को छोड़कर थोड़ी न जाऊंगी। अभी तुझे डॉक्टर बनते हुए देखना है, फिर तेरी शादी करनी है। तेरे बाद इन सब की शादी भी तो करनी है। आप ठीक कह रही हो माँ, हमें छोड़कर आप कहीं भी नहीं जा सकती हो। चल अब मुझे बहुत सारे काम करने हैं, तुम लोग भी अपने अपने काम पर लग जाओ। माँ, आपको क्या इससे पहले भी कभी सर में दर्द होता था? हाँ, 1 साल से होता ही रहता है, लेकिन इतना तेज पहले कभी नहीं हुआ। हल्का फुल्का तो लगा ही रहता था। आपने हमें कभी एहसास नहीं होने दिया, अपनी तकलीफ खुद ही झेलती रही। क्यों माँ, हमें आपने इस बारे में क्यों नहीं बताया? ओहो गोपी, इसमें बताने वाली कौन सी बात है? छोटी मोटी बीमारी तो इंसान के साथ लगी रहती है। मैं सिलाई का काम करती हूँ, इससे आंखों पर जोर पड़ता है, इसीलिए सर में दर्द होता होगा। चल अब मुझे सिलाई करनी है, तू भी पढ़ ले। नहीं, आज से आप सिलाई का काम नहीं करोगी, सिर्फ आराम करोगी, समझ गई आप? बेटा, ये कैसी बात कर रही है तू? मैं सिलाई छोड़ दूंगी तो घर कैसे चलेगा? तेरे बाबूजी अकेले क्या क्या करेंगे? उनके सिर पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, वो अकेले कैसे निभाएंगे? माँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, मैंने सब सोच लिया है, मुझे क्या करना है। आप चिंता मत कीजिए, बस आराम कीजिए। ठीक है, आज मैं आराम करती हूँ, तेरी बात मान लेती हूँ। गोपी मुस्कुराते हुए अंदर चली जाती है। माँ की बीमारी के बारे में गोपी रमाकांत ताऊ जी और देवकी जी को बताती है, और वो लोग मीरा की बीमारी के बारे में जानकर बहुत दुखी हो जाती है और गोपी को समझाती है, ताऊ जी ताई जी, ये बात मेरे अलावा घर में किसी को पता नहीं है, और आप लोग भी अपने तक ही रखना। ठीक है, तू निश्चिंत रह और खुद को संभाल ले, हम कल आती हैं। रात का खाना खाकर सब सो जाते हैं, पर गोपी की आंखों से नींद गायब हो गई थी। वो रात भर माँ के बारे में सोचती रही, मन ही मन में कहती है, माँ को मेरी शादी की चिंता सता रही है। अगर मुझे माँ को जीते जी कोई खुशी देनी है और उनकी दिली इच्छा पूरी करनी है तो मुझे शादी करनी होगी। इसी सोच में कब सुबह हो गई, उसे पता ही नहीं चला। सुबह उठते ही वो अपने माँ बाबूजी के पास जाती है। माँ बाबूजी, आप लोग मेरी शादी करना चाहते थे ना, तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। गोपी की बात सुनकर उसके माँ बाबूजी अचंभित हो जाती है। गोपी बिटिया, आज सुबह सुबह क्या हो गया तुझे? ये तेरे दिमाग में शादी का ख्याल कैसे आया? कल तक तो तू शादी के खिलाफ थी, फिर आज अचानक शादी का फैसला बात किया है। तेरी बात सुनकर हमें तो बहुत ताज्जुब हो रहा है। माँ बाबूजी, जिंदगी में कुछ फैसले अचानक लेने पड़ते हैं, जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है, और जो कभी सोचा ना था वो हो जाता है। इंसान की जिंदगी में कब क्या हो जाए पता नहीं चलता है। गोपी, हमें पहेलियाँ मत बुझा, बात क्या है? माँ बाबूजी इतना कहकर चुप हो जाती है। गोपी, हमें चिंता हो रही है, क्या हुआ बताएगी भी? माँ बाबूजी, कैसे बताऊँ, मुझे शर्म आ रही है। अपने माँ बाबूजी से शर्म कैसी, जो भी है बता दे। मुझे वीरेन से शादी करनी है। ये तो बहुत खुशी की बात है, तू शादी के लिए राजी हो गई। तेरे हर फैसले में हम तेरे साथ हैं, लेकिन वीरेन से शादी करने का फैसला अचानक कैसे? माँ, जब आपने बताया था ना वीरेन यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा है, मुझे तब से अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था मेरे हाथ से कुछ छूट रहा है। मैं कल से यही सोच रही थी कि वीरेन के जाने के बाद सुनकर मुझे बुरा क्यों लग रहा है।
और दिल क्यों इतना उदास है। फिर मुझे एहसास हुआ कि वीरेन से शायद मुझे प्यार हो गया है। माँ बाबूजी, अब आप उन लोगों को बता दीजिए मैं शादी के लिए तैयार हूँ। गोपी उठकर अंदर चली जाती है। माँ बाबूजी कहते हैं शर्मा गई। गोपी अंदर जाकर सिसक सिसक कर रोने लगती है। फिर वहाँ अचानक राधा आ जाती है और पूछती है, दीदी आप ऐसे क्यों रो रही हो। कुछ नहीं, यूं ही कौन रोता है। आपकी शादी हो रही है इसलिए रो रही हो ना। हाँ राधा, अब मैं तुम लोगों से बहुत दूर जा रही हूँ। दीदी आप दुखी मत होइए, है ना, आप और हम साथ ही तो रहेंगे। गोपी और राधा दोनों गले लगाकर रोने लगती है। मनोहर जी और मीरा जी के समझ में ये नहीं आ रहा था वो लोग रघुनाथ जी को शादी वाली बात कैसे बताए। तब तक रमाकांत जी और देवकी जी भी आ जाते हैं। उनको देखकर मनोहर खुश हो जाता है। भैया सही समय पर आए हो, मैं आपको ही याद कर रहा था। तुमने याद किया, हम चले आए। दोनों हंस पड़ते हैं। वैसे तुमने मुझे याद क्यों किया था। पहले गले तो लग जाओ, फिर सुनाता हूँ खुशखबरी। उधर देवकी जी मीरा जी के गले लगकर रोने लगती है। दीदी आप ठीक हो। हाँ मुझे क्या हुआ है, मैं एकदम ठीक हूँ और तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। तुम लोग अचानक यहाँ। मीरा तुम इस तरह क्यों रो रही हो। हमें आपके बारे में गोपी ने बताया था, आप किस तरह बेहोश हो गई थी, इसीलिए आपसे मिलने आए हैं। अच्छा इसमें रोने वाली क्या बात है। कुछ नहीं, यूं ही रोना आ गया था। फिर चारों साथ में बैठकर चाय पीते हैं। मनोहर खुशखबरी बताने वाले थे। अरे भाई साहब, गोपी वीरेन से शादी करने के लिए तैयार है। हुई ना खुशखबरी। यार मनोहर, ये तो बहुत बड़ी वाली खुशखबरी है। गोपी शादी के लिए तैयार हो गई है। यह बात अब तुम्हें ही सर जी को बतानी है। पर भाई साहब, अब कहीं उन लोगों का मन तो नहीं बदल गया हो, क्योंकि गोपी ने पहले मना कर दिया था। सर आज भी गोपी की हाँ का इंतजार कर रहे हैं। मैं अभी फ़ोन करके बता देता हूँ। ठीक है, आप अभी सर जी से बात कर लो, मैं गोपी से मिलकर आता हूँ, फिर करता हूँ। रमाकांत जी गोपी के पास जाता है और गोपी की आंखों में आंसू देखकर समझ जाता है गोपी शादी के लिए क्यों तैयार हो गई है। ताऊ जी आप कब आए। अभी आए हैं। गोपी रमाकांत जी के सीने से लगकर रोने लगती है। चुप हो जा बिटिया, सब ठीक हो जाएगा। तूने अचानक शादी का फैसला क्यों लिया है, मैं समझ सकता हूँ। शायद ईश्वर की यही मर्जी है, वही सब ठीक करेगा। तो विश्वास रख। हाँ ताऊ जी, वही हरने वाला है और वही भरने वाला है। अगर भगवान की यही मर्जी है तो यही सही। रमाकांत जी रोना बंद कर, चल बाहर चलते हैं। रमाकांत जी रघुनाथ जी को फ़ोन करता है और बोलता है, सर गोपी शादी के लिए तैयार है, आप भी तैयारी कर लीजिए। रमाकांत जी की बात सुनकर रघुनाथ जी खुश हो जाते हैं। रमाकांत, ये तुमने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है, हम कल ही आ रहे हैं। ठीक है सर, बोलकर फ़ोन रख देता है। गीता जी, श्वेता बहू बाहर आओ, तुम्हें गुड न्यूज़ सुनाना है। बोलिए क्या न्यूज़ है। हाँ पापा जी बताइए क्या बात है, आप इतने एक्साइटेड क्यों हो। अरे रमाकांत का फ़ोन आया था, गोपी वीरेन से शादी करना चाहती है ना गुड न्यूज़। श्वेता बहुत खुश हो जाती है। हाँ पापा जी, बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने, और मन ही मन में कहती है, थैंक्स गोपी, तूने मेरा काम आसान कर दिया है। क्या खा गुड न्यूज़ है। श्वेता तुम भी, मुझे नहीं करवाना अपने बेटे की शादी उस घमंडी लड़की से। अपने आप को समझती क्या है, जो वो चाहेगी वही होगा। जब चाहे ठुकरा दे, जब चाहे अपना ले। मैं इस शादी को बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मेरे वीरेन के लिए रिश्तों की कमी नहीं है। श्वेता बहू, अपनी सास को समझाओ, इन्हें अपना बेटा प्यारा है या अपना ईगो प्यारा है। आप क्यों अपने बेटे की खुशी के आड़े आ रही है। मम्मी जी मान जाइए, देवर जी की खुशी गोपी में है तो शादी होने दीजिए ना।
पापा जी आप निश्चिंत रहिए, मैं मम्मी जी को समझाती हूँ। ठीक है समझाओ, ना जाने ये कौन सी दुनिया में रहती है। मम्मी जी मान जाइए, श्वेता तुम मेरी सास बनने की कोशिश मत करो, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मम्मी जी सुनो मेरी बात। गीता जी श्वेता को गुस्से से देखती है। श्वेता आँख का इशारा करते हुए कहती है, माँ आप भूल गई मैंने आपसे पहले क्या कहा था। मुझे सब याद है, लेकिन मम्मी जी फिर लेकिन क्यों, आप भी ना बहुत भोली हो। तुम कहती हो तो मान जाती हूँ, लेकिन उसे मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। बाद की बाद में देखेंगे, अभी जो हो रहा है होने दीजिए। पापा जी कल जाने की तैयारी कर लीजिए, मम्मी जी मान गई है। ये चमत्कार कैसे किया तुमने। पापा जी बस हो गया चमत्कार। बहू मुझे आज तुम पर गर्व हो रहा है, क्योंकि तुम अपनी जिम्मेदारी समझने लगी हो। श्वेता मन में कहती है, पापा जी ये समझदार बहू आपको बहुत महंगी साबित होने वाली है। एक कुटिल मुस्कान छोड़कर अंदर कमरे में जाती है। रघुनाथ जी वीरेन को फोन करके गोपी और उसकी शादी की बात बताते हैं। सच पापा मैं आज बहुत खुश हूँ। हम कल आ रहे हैं तुम दोनों के रिश्ते की बात करने। ओके पापा। अगले दिन सुबह ही सारा परिवार रामपुर के लिए निकल जाता है। शाम को वहाँ पहुँच जाते हैं। रात को वहीं अपने शोरूम में सब आराम करते हैं। रघुनाथ जी रमाकांत जी को कहते हैं, हम कल मनोहर जी के घर आएंगे, तुम सब संभाल लेना, आप बेफिक्र होकर आइए। सर मैं हूं ना, सब संभाल लूँगा। चलो ठीक है, गुड नाइट। रमाकांत जी का परिवार मनोहर जी के घर पर ही है। सर का परिवार आज शोरूम में आराम करेंगे, कल यहाँ आने वाले हैं। हम आज ही सब तैयारी कर लेते हैं। सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं। अगले दिन दोपहर में रघुनाथ जी का परिवार मनोहर जी के घर के लिए निकल जाती है। कुछ देर में मनोहर जी के घर पहुंच जाते हैं। मनोहर जी के घर पर अपनी अपनी गाड़ियों से एक एक कर सब उतर जाती हैं। वीरेन सबसे पीछे पहुंचता है। रमाकांत जी और मनोहर जी का परिवार सब मिलकर उनका बहुत ही अच्छी तरह स्वागत करती है। बैठने खाने पीने की बहुत बढ़िया व्यवस्था की थी। गीता जी और श्वेता गोपी का घर देखकर मुंह बनाती है, इससे अच्छे घर तो हमारे नौकरों के पास है। ना जाने मेरे बेटे ने क्या देख लिया, इसने तो हमारी नाक ही कटवा दी। श्वेता व्यंग्यात्मक लहजे में कहती है, मम्मी जी पहले भी देवर जी ने आपकी नाक कटवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आज तो अच्छा काम करके आपकी नाक नीची कर रहे हैं। गीता जी मुंह टेढ़ा करके चुप हो जाती है। रघुनाथ जी वीरेन और गोपी तैयार है, देर न करते हुए सगाई और शादी की डेट फिक्स कर देते हैं। इसीलिए हम साथ में पंडित जी को भी ले आए थे। मनोहर जी, सर जी जैसा आप चाहते हैं वैसा ही कीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। पंडित जी जरा सगाई शादी का मुहूर्त देखिए। ठीक है जजमान, अभी देखकर बताती है। कुछ देर में पंडित जी बोले, जजमान सगाई के लिए परसों का दिन बहुत अच्छा है और शादी के लिए अगला रविवार बहुत अच्छा रहेगा। तो ठीक है, तैयारी कर लेते हैं। लेकिन मनोहर जी मीरा जी असमंजस में पड़ जाते हैं और कहते हैं, सर जी इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा, हमने अभी कुछ भी नहीं किया है। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं, सब हो जाएगा। बस आप लोग हमारी होने वाली बहू को बाहर बुलाइए। देवकी जी गोपी को बाहर लेकर आती है। गोपी गुलाबी रंग की साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। गीता जी और श्वेता उसकी तरफ अजीब सी नज़रों से देखती है। गोपी बाहर आकर रघुनाथ जी और गीता जी के पैर छूती है। रघुनाथ जी गोपी को आशीर्वाद देते हैं,
लेकिन गीता जी अपने पैर पीछे हटाकर कहती है, बस बस हो गया। गोपी सबके साथ वहीं बैठ जाती है। फिर रघुनाथ जी गोपी से पूछते हैं, गोपी बेटा तुम खुश हो ना? हाँ बाबूजी, मैं खुश हूँ। बेटी परसों सगाई की डेट फिक्स हो गई है और अगले रविवार को शादी की डेट निकली है। ठीक है ना? गोपी हाँ में सर हिला देती है। चलिए तो सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, सब लोग मुंह मीठा कर लीजिए। गीता जी आप खुश हैं ना? लो मुंह मीठा कर लो। मुझे कुछ नहीं करना है, आप लोगों ने कर लिया बस काफ़ी है। वैसे भी मुझे मीठा पसंद नहीं है। छोड़ो जी, तुमसे बात करना ही बेकार है। गीता जी का बिहेवियर देखकर मनोहर जी और मीरा जी चिंतित होते हैं। ये मैडम जी क्या कह रही है? अगर आप लोगों को कोई शिकायत है तो बता दीजिए, हमारी ओर से कोई ज़बरदस्ती नहीं है। रघुनाथ जी, अरे मनोहर जी, इनकी तो आदत है हर जगह टांग अड़ाने की। इनकी बातों का बुरा मत मानिए, वैसे दिल की बुरी नहीं है। और यार आपने ये क्या लगा रखा है? सर जी मैडम जी, हम अब रिश्तेदार हो गए हैं, आइए गले मिले। फिर सब हंसी खुशी साथ में बैठकर खाना खाते हैं और रघुनाथ जी गोपी को शगुन के तौर पर एक हीरे का हार देते हैं। गोपी बिटिया, ये हमारी ओर से तुम्हारे लिए छोटी सी भेंट है, स्वीकार कर लो। इसकी क्या ज़रूरत है? मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटी, ये रिवाज है। रिश्ता पक्का होने पर होने वाली बहू को शगुन के तौर पर कुछ ना कुछ दिया जाता है। रख लो। गोपी हार लेकर माँ को दे देती है और खुद अंदर चली जाती है। वीरेन, मैं अभी आता हूँ। फिर वो गोपी के पास अंदर जाता है। गोपी खिड़की के पास खड़ी होकर अपने ख्यालों में गुम थी। इतने में वीरेन हाथ में गुलाब लिए गोपी के करीब जाकर आई लव यू जान कहता है। गोपी उसे देखकर चौंक जाती है। तुम क्यों? मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। अचानक तुम्हें देखा इसीलिए। चलो अब तो देख लिया ना, अब ये गुलाब तुम्हारे लिए है, इसे लेकर मेरे प्यार को स्वीकार कर लो। गोपी फूल ले लेती है। इसका मतलब तुम भी मुझे प्यार करती हो। गोपी कुछ नहीं बोलती है। क्यों शर्मा रही हो? गोपी को कसकर गले लगाता है। गोपी उससे झटक कर खुद से दूर करती है। क्या हुआ? क्यों मुझे इस तरह बार बार खुद से दूर करती हो? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, इसीलिए। देख भी लिया तो क्या हो गया, अब हमारी शादी होने वाली है। गोपी कुछ नहीं बोलती है। चलो ठीक है, शादी के बाद सारी कसर निकाल लूँगा। सुनो तुम्हें परसों के लिए कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, मैं सब कुछ अरेंज कर दूँगा। कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है। श्वेता अंदर आती है। देवर जी अब चलिए, पापा जी बुला रहे हैं। वैसे देवर जी, आपने हाथ तो खूबसूरत फूल पर मारा है। हमारी देवरानी किसी परी से कम नहीं है। वीरेन हंसते हुए कहता है, आखिर देवर किसका हूँ? सुंदर भाभी का हैंडसम देवर। दोनों वहाँ से बाहर आते हैं। फिर वो लोग वहाँ से शोरूम चले जाते हैं। 3 दिन बाद मल्होत्रा शोरूम दुल्हन की तरह सजा हुआ था। सारे मेहमान रिश्तेदार एक एक कर वहाँ पहुँच चुके थे। बस इंतजार था तो गोपी और गोपी के परिवार का। कुछ देर में गोपी और उसका परिवार भी वहाँ पहुँच जाता है। रघुनाथ जी के रिश्तेदार यही सोच रहे थे, आखिर वीरेन मल्होत्रा का दिल किस लड़की पर आया है? जिस लड़की ने वीरेन जैसे अय्यास लड़के को बदल दिया, वो कोई खास ही होगी। इतने में गोपी अपने परिवार के साथ अंदर आती है। सबकी नज़र गोपी को ही देख रही थी।